फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने डिमांड फंक्शन जो है वो कवर अप कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मतलब डिमांड का लॉ। ठीक है, तो हमने जैसे कि पढ़ा कि हम डिमांड को बेसिकली प्राइस से ही रिलेट करके चलेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम डिमांड और प्राइस का रिलेशन देखते हैं, किस चीज का, क्वांटिटी डिमांड का और प्राइस का। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा ही है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड हमारी बढ़ती है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट हमने जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि हमारे जो सभी के सभी बाकी के फंक्शंस हैं वो हमारे बाकी के फंक्शंस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो सब क्या है, कांस्टेंट। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, सिर्फ अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। और इसको हम एक और चीज बोलते हैं सिट्रस पैरेबस। ठीक है, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट उसके लिए यूज होता है सिट्रस पैरेबस। तो सिट्रस पैरेबस लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड्स इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ये हम सिंपली भी लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, लास्ट में एक चीज को एक्सप्लेन करके वाइस वर्सा। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ लॉ ऑफ डिमांड। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, मतलब अगर प्राइस, जैसे हमने लिखा कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। सो ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया। अब हम लॉ ऑफ डिमांड में कैसे एक्सप्लेन, हम उसमें टेबल बना के दिखा सकते हैं, दैट इज डिमांड शेड्यूल। फिर हम डिमांड कर्व के थ्रू भी इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा, सिंपली प्राइस क्वांटिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हम इंडिविजुअल से ही डिनोट करेंगे, मार्केट को नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि हम डिमांड का लो कर रहे हैं। डिमांड क्या है, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। तो प्राइस ऑफ ओन गुड क्वांटिटी 5 4 3 2 1। तो सपोज ये हमारा क्या हो गया, डिमांड शेड्यूल। और अगर हम इसी की ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, अगर आप चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो, जैसे क्वांटिटी पे पूरी क्वांटिटी प्लॉट करना, प्राइस, लेकिन वो क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है उसमें। हम सिंपली ऐसे भी शो कर देते हैं क्योंकि हमको पता है डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो हम फिर हम इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस शोन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जब हमारा प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड 10 है, और जब हमको पता है कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। और यही हमने ग्राफिकली शो करके दिखाया, यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड बस। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लॉ, आप कोई भी लॉ, हाइपोथेसिस, कुछ भी स्टडी करो, आपको कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है प्री कंडीशंस जो कि रिक्वायर है उस लॉ के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर वो आपने प्री कंडीशंस नहीं मान के चली तो हो सकता है आपका लॉ फेल हो जाए। तो हमने यहाँ पर वो कंडीशंस क्या मानी जो कि जरूरी थी, अगर हम वो नहीं मानते तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता था। क्या थी वो थी हमारी अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कि हमने बाकी के जितने भी फंक्शंस थे उन सबको कांस्टेंट मान के चला। ये हमारी क्या थी, अजम्पशन थी, ये हमारी प्री कंडीशन थी लॉ ऑफ डिमांड बताने से भी पहले। तो प्री कंडीशन जो कि किसी लॉ के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होती हैं वो होती हैं अजम्पशंस। और लॉ ऑफ डिमांड में हमारी अजम्पशंस क्या होंगी, कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सेकंड अजम्पशन, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे हम सारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या ले सकते हैं, अपनी एक्सेप्शंस अजम्पशंस ले सकते हैं। अब होती है कि कोई भी लॉ है वो हमेशा तो पास नहीं होने वाला, कभी तो वो आके फेल भी होता है। क्या है, कोई भी लॉ क्या हमेशा प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, नहीं होता। ऐसा बहुत जगहों पे नहीं होता कि प्राइस बढ़ने से डिमांड हमारी कम ही हो, कभी कभी प्राइस बढ़ने से डिमांड हमारी ज्यादा भी होने लगती है। तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि जहां पर हमारा लॉ फेल हो रहा है वो हमारे लिए क्या होंगी, एक्सेप्शंस। तो हमारी एक्सेप्शंस क्या होंगी लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड की हमारी कुछ एक्सेप्शंस होती है, जैसे कि गुड्स हैविंग प्रेस्टिजियस वैल्यू, दैट इज वेबलन इफेक्ट। क्या, एक इकोनॉमिस्ट थे वेबलन, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने ये जो है ये
एक्सेप्शन दी, क्या नाम था उनका, वेबलन। उन्होंने कहा कि कुछ गुड्स ना ऐसी होती हैं जिनके प्राइस बढ़ते हैं तभी उनको कंज्यूमर लेता है, अगर वो सस्ती हैं तो लोग लेना ही पसंद नहीं करते। सोचो कौन सी है ऐसी। देखो डायमंड है, ठीक है, जो रिच क्लास है वो डायमंड क्यों लेता है, वो अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं अलग हूं, मैं अमीर हूं, तो वो डायमंड को इसीलिए खरीदता है क्योंकि वो महंगा है। अगर कल को डायमंड 10-20 रुपए में बिकने लगे, चांदी से भी सस्ता हो, तो रिच क्लास डायमंड को नहीं खरीदेगा, वो और कोई ऐसी चीज खरीदेगा जो डायमंड से भी ज्यादा महंगी हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है, जो लोग अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए खरीदते हैं, और वही हमारी किस चीज में होती है, वेबलन इफेक्ट। वही हमारा वेबलन इफेक्ट होता है कि उस टाइम पे वो चीज, उस चीज की डिमांड तभी ज्यादा होती है जब उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। जैसे कि ओडी मर्सिडीज, जो रिच क्लास है वो ओडी मर्सिडीज क्यों खरीद रही है, क्योंकि वो अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाना चाहती है, क्योंकि ओडी मर्सिडीज हर किसी के बस की नहीं है खरीदना, क्योंकि उनके प्राइस ज्यादा है। तो अगर वो महंगी चीज खरीदेंगे, वो अपनी सोसाइटी को अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाएंगे, तो इसीलिए वो उन चीजों की डिमांड तभी करते हैं जब प्राइस ज्यादा होते हैं, और यही है हमारा वेबलन इफेक्ट। तो ये हमारा एक फर्स्ट एक्सेप्शन हुआ। देखो लो ऑफ डिमांड फेल हुआ, लो ऑफ डिमांड कहता था प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, लेकिन वेबलन इफेक्ट नहीं हुआ, लो प्राइस बढ़ा फिर भी डिमांड बढ़ी, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सोसाइटी से एक्सेप्शनल दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिफन गुड्स की, गिफन गुड्स क्या होती है। देखो गिफन गुड्स हमारी वो गुड्स होती हैं जिनकी मतलब कि जिनमें हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट, सॉरी इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। वो इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, वो हमको डिटेल में तो ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर में पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में ऑर्डिनल यूटिलिटी जब हम करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ के लिए अगर हम समझे कि गिफन गुड्स क्या होती है, मतलब गिफन गुड्स जो इंफीरियर गुड्स होती थी, मतलब वो तो घटिया, लेकिन गिफन बिल्कुल घटिया क्वालिटी की गुड्स। सपोज करो एक कमोडिटी के प्राइस कम हो गए, किसी चीज के प्राइस कम हो गए, ठीक है, जब उस चीज के प्राइस कम हुए तो एक कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। अब ये रियल इनकम क्या होती है, देखो आपके पास 100 रुपी थे, कितने 100 रुपी, एक गुड है वो 20 रुपए की है, तो आप 5 यूनिट्स खरीद सकते हो। 20 रुपए की एक है, 100 रुपए आपके पास टोटल है, आप 5 यूनिट खरीद सकते हो। सपोज ये 20 से 10 रुपए की हो गई, मतलब इसके प्राइस कम हो गए, इनकम तो अभी भी आपकी 100 है, लेकिन अब आप इसकी 10 यूनिट्स खरीद सकते हो। तो ये होती है रियल इनकम, कि इनकम में चेंज नहीं आया, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हो प्राइस कम होने की वजह से। तो जब आपके किसी चीज के प्राइस कम हुए तो आपकी रियल इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस कम होने से हमारी रियल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। जब रियल इनकम प्राइस कम होने की वजह से बढ़ती है, तो रियल इनकम के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेगा। जब वो नॉर्मल गुड्स खरीद रहा है तो गिफन गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, प्राइस कम हुए, प्राइस हमारे कम हुए, और डिमांड गिफन गुड्स की भी क्या हो गई, कम। लो ऑफ डिमांड अगेन फेल, क्योंकि लो ऑफ डिमांड ने क्या कहा था, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। वो क्यों फेल हुई, वो हुई गिफन गुड्स की वजह से, ठीक है। और इसको हम और ज्यादा डिटेल में क्या होता है ये, वो हम जब ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पे हमको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट इतना ही कि गिफन गुड्स जो घटिया से भी घटिया क्वालिटी की गुड्स, जब एक कोमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो रियल इनकम बढ़ जाती है। जब रियल इनकम बढ़ती है तो एक जो पर्सन है वो नॉर्मल, देखो अब आप यहाँ हो, ये घटिया क्वालिटी की चीज है, आप सोचोगे घटिया चीज 10 लेने से अच्छा तो मैं कोई अच्छी चीज 6 ही ले लूं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपकी रियल इनकम बढ़ते ही आप नॉर्मल गुड्स की तरफ जाते हो, और गिफन गुड्स को आप गिफन गुड्स को आप छोड़ देते हो, तो गिफन गुड्स की डिमांड कम होती है। तो प्राइस कम हुआ और गिफन गुड्स की डिमांड कम हो गई। ये था हमारा गिफन गुड्स। और भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी मैंने पहले ही बताया था, प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, आपकी नेसेसिटी गुड्स की डिमांड में कुछ खास फर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो नेसेसिटीज हैं। आपके पास पैसा ज्यादा हो जाए तब भी आपको लेनी है, आपके पास पैसा कम हो तब भी आपको लेनी है। और क्या हो सकता है, इरेशनल जजमेंट, ठीक है।
इर्रेशनल जजमेंट क्या होता है? इर्रेशनल जजमेंट का मतलब होता है कि एक जो कंज्यूमर है ना, वो किसी भी गुड्स को ना उसके प्राइस से जज करता है। कैसे? उसके प्राइस से। सपोज दिस इज द ब्लेजर, ठीक है, ये ब्लेजर है, ठीक है, मुझे मान लो 2000 में मिला। अगर ये मुझे कहीं शॉप पे 200 रुपये में मिल रहा हो, कोई बोल रहा हो 200 रुपये में ब्लेजर ले लो, ब्लेजर ले लो, तो मैं यार घटिया होगा तभी तो 200 में दे रहा है, नहीं तो इतना सस्ता कहाँ से आता है। तो एक कंज्यूमर जो है वो किसी भी गुड को उसके प्राइस से जज करता है। कैसे? वो किसी भी गुड को उसके प्राइस से जज करता है, मतलब उसकी जो जजमेंट होती है वो रेशनल नहीं होती, वो उसकी जजमेंट समझदारों वाली नहीं होती, कि वो यही सोचता है कि अगर किसी गुड के प्राइस कम है इसका मतलब वो घटिया है, और जब वो उसको घटिया समझ आए तो उसको खरीदने नहीं वाला। तो इसीलिए जब प्राइस किसी चीज के क्या हुए, कम हुए, क्वांटिटी डिमांड कम हुई, क्योंकि कंज्यूमर ने सोचा कि वो चीज घटिया और वो उसको नहीं खरीदने वाला, तो प्राइस कम है लेकिन फिर भी डिमांड कम है, और किस वजह से? इर्रेशनल जजमेंट एक कंज्यूमर की है, इस वजह से। तो ये हमारी बहुत सारी एक्सेप्शंस होती है, मतलब जहां पर हमारा लॉ फेल होने लगता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कुछ खास नहीं था इसमें। उसके बाद अगर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फंक्शन एंड डिमांड कर्व, कि डिमांड फंक्शन की में और डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस होता है। यहां तक आने से पहले हम सिंपल सी बात करते हैं। हमने जब डिमांड फंक्शन किया, हमने क्या लिखा? क्यू डी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एडवर्टीजमेंट एंड सो ऑन। वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हम बेसिकली लेके चलते हैं, ये हमारा क्या है? डिमांड फंक्शन है। वहीं अगर हम बात करें डिमांड कर्व की, डिमांड कर्व हमारी क्या थी? यही तो थी, क्वांटिटी, प्राइस, एक्स वाई। तो ये थी हमारी क्या? डिमांड कर्व, ठीक है। आपको इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि यहाँ प्राइस ऑफ ओन गुड भी है, रिलेटेड इनकम, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं डिमांड के, लेकिन यहाँ इनकम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, लेकिन यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात करें? ओनली एंड ओनली प्राइस की। हम यहाँ क्वांटिटी को सिर्फ प्राइस से देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्वांटिटी को बहुत सारे डिटर्मिनेंट से देख रहे हैं। लेकिन हर डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट है। मतलब जब हम ओन गुड से देखेंगे हम बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, जब हम रिलेटेड गुड से देखेंगे तो ये सब कांस्टेंट मानेंगे हम, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेते हैं, और यहाँ यही अजम्पशंस ली जाती है कि हम एक की स्टडी कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट। तो डिमांड फंक्शन में हम बहुत सारे डिटर्मिनेंट की स्टडी करते हैं, लेकिन हर डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हम डिमांड की स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस से, और प्राइस यहाँ इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी और चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। यही है हमारा रिलेशन डिमांड फंक्शन और डिमांड कर्व के बीच में। तो ये क्या है? डिमांड फंक्शन स्पेसिफाइज, डिमांड फंक्शन क्या करता है? स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ वो क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। क्लियरली देखो यहाँ पर क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या करता है? हमारा जो रिलेशन बताता है क्वांटिटी डिमांड का, वो होता है डिमांड फंक्शन। वही डिमांड कर्व क्या होती है? जो हमारा रिलेशन बताती है किस चीज का? क्वांटिटी का प्राइस के साथ, और जहां पर हमारा प्राइस ही अकेला एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये क्या होती है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये फंक्शनल रिलेशन को शो करता है, ठीक है। या फंक्शन की फॉर्म में, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यही था हमारा रिलेशन किस चीज के बीच में? डिमांड फंक्शन और डिमांड कर्व के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। सो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और पूरी की पूरी एच.एल. आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एच.एल. आहूजा वो देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना मत भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, बाय।